अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम हम ज़रा कर रहे हैं कपास की प्री मैनेजमेंट के हवाले से, वैरायटीज़ के हवाले से, पेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से और उसकी एडवाइजरी सर्विसेज के हवाले से भी बात करेंगे। आज एक बड़ा कट हुआ जिसमें ख़ास तौर पर CRI मुल्तान के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सग़ीर साहब, नामवर ब्रीडर हैं, पाकिस्तान के कॉटन ब्रीडर हैं, वो आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उनकी जानिब से कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर की गई हैं। भावलपुर डिवीज़न के जो महकमा ज़राअत के मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं, उनके जो अफसरान हैं उनके साथ, तो उसी वाले से हम ज़रा बात कर लेते हैं कि बुनियादी तौर पर इस दफ़ा कैसे कपास को लेकर चला जा रहा है, उसकी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है। प्रोग्राम के इस पहले से मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सग़ीर साहब, डायरेक्टर हैं कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज का बुनियादी एजेंडा भावलपुर का सर क्या था? आपको पता है कि कपास हमारे मुल्क की एक अहम नकदा फसल है और सबसे ज़्यादा जो सर मुबादला है 14 अरब डॉलर हम इसी से कमा रहे हैं। 2015 से ऑनवर्ड जो हमारी कपास की पैदावार में बतदरीज कमी आई है और पिछले साल यानी 2020-21 में तो बहुत ज़्यादा, ये 35 साल का रिकॉर्ड है जो 1985 के बाद जो हमारी पैदावार में इतनी ओवरऑल हमारी पैदावार भी कम है और फी एकड़ पैदावार भी हमारी वो बहुत कम है। तो इसको लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने स्पेशली मीटिंग्स ली हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी जो है पैदावार बतदरीज कम हो रही है और इसके लिए एक एक्शन प्लान आप हमें बना के दें। तो उस एक्शन प्लान में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। एक तो गवर्नमेंट आपको पता है कि वो बीज का बुनियादी चीज़ है, वो बीज पर सब्सिडी दे रही है, साथ साथ फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी दे रही है और PB रोव्स उस पर जो है वो भी सब्सिडी दे रही है। जो 3 प्लान जो है सब्सिडी के ये तो अलहदा चल रहे हैं, लेकिन साथ एक अहम चीज़ जो है ना वो देखें, अच्छी पैदावार के हसूल के लिए 2 चीज़ें अहम हैं। एक आपकी वैरायटी और उसके साथ मैनेजमेंट। तो दुनिया तो ये कहती है कि 40-42% जो है वो वैरायटी का रोल है और 60 से 70% रोल जो है वो मैनेजमेंट का है। तो इस हवाले से जो एक मुख्तलिफ कमेटीज़ जो है तश्कील पाई हैं और उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बन रहा है कि रिसर्च को ट्रांसफॉर्म किया जाए और उनको नई जो है जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक तहकीक की जाए। एक प्लान ये है और इस पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है और तेज़ी से काम हो रहा है। तो ये मतलब है कि एक अच्छा पहलू है कि रिसर्च को बेहतर करने की बात का, R&D को बेहतर करने की है। साथ साथ दूसरी जो चीज़ हुआ है वो सीड सेक्टर को बेहतर करने की बात की जाती है कि हम देखें ना दुनिया में हम जिन ममालिक की हम मिसाल देते हैं, हम अमेरिका की मिसाल देते हैं, हम चीन की मिसाल देते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देते हैं या और ममालिक हैं, उनमें 3 बुनियादी फ़र्क है हमारा। एक बीज का, एक टेक्नोलॉजी का और उसका तो प्राइस का भी फ़र्क है। लेकिन मैनेजमेंट मैं देखा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मैनेजमेंट देखा हूँ, अपना चीन में देखा हूँ और अमेरिका में, वहाँ क्योंकि फार्म साइज़ बिग है तो उसमें मैनेजमेंट बड़ा, उन्होंने हर एक जो है ना एक्सपर्ट रखा हुआ है जो आके उनको बताता है। हालांकि देखें उनके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है और पढ़े लिखे किसान भी बड़ा पढ़ा लिखा है, लेकिन इसके बावजूद वो एक पूरा उसने मैनेजर रखा हुआ है जो आपको उनको गाइड करता है। जब एक किसान, यही किसान ही 1 करोड़ 48 लाख बेल पैदा कर रहा था, वही किसान 57 लाख बेल पे आ गया और इस वक्त आप कह रहे हैं कि बहुत सारे किसानों को पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। तो जिस वक्त 1 करोड़ 48 लाख बेल आई, क्या उस वक्त भी पता नहीं था और कुछ और था? उस वक्त पता था, अब नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है, ये हम भी करते हैं। उसमें एक चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वैरायटी का, जो मैंने पहले बात की है कि रिसर्च को R&D को बेहतर करना, क्योंकि अब जो मसाइल आ रहे हैं ना, अब इन मसाइल का देखें वक्त ये चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, तो किसानों तक वो आगाही पहुँचाना कि भाई आपका ये टेम्परेचर ऐसे जा रहा है, आपके पेस्ट प्रेशर इतना है। वो पेस्ट प्रेशर उस वक्त नहीं था, इतना वैरायटी थी लेकिन इतना पेस्ट प्रेशर रहता है, क्लाइमेट चेंज इतनी नहीं आई थी। तो ये किसानों को ये बताना है कि हाउ टू मैनेज योर क्रॉप अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशन, जो हालात बदल गए इन हालात में। तो इसके लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमने बनाई है। उन्होंने कहा था कि आपने मिनिस्टर साहब ने कहा था कि डिवीजन लेवल पर जो आप इनके मास्टर ट्रेनर्स हैं इनकी ट्रेनिंग दें, ताकि इनको जो सवाल आते हैं ये क्लियर होंगे। जो ट्रेनिंग एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है जो किसान तक जाता है, तो
اگر یہ کلیئر نہیں ہوں گے تو یہ پھر میسج اچھا نہیں دے سکتے کسانوں تک. وہ میسج دینے کے لیے ہم نے ایک پورا پلان بنایا پروڈکشن ٹیکنالوجی کا. اس میں موٹیویشن پروگرام بھی تھا. پھر پوری ٹیکنالوجی جو حالات بدل رہے ہیں موسم کے, بس جو بھی پیسٹ پریشر آ رہا ہے, جو اس کو کیسے کسان کو بتانا ہے کہ آپ نے ان حالات میں رہتے ہوئے اچھی پیداوار کیسے لینی ہے. تو اس کے لیے جو ہے یہ پروگرام 4 پروگرام میں پہلے کر چکا ہوں, فیصل آباد, ساہیوال, ملتان اور ڈی جی خان, اور آج یہ پروگرام یہاں ہے. اس کے بعد ایک پروگرام ہے بکر میں جو ہفتے کو ہوگا. سو اس کا مقصد یہی ہے کہ ٹریننگ کرنا. ماسٹر ٹرینر جو ہے ایکسٹینشن محکمہ زراعت توسیع بھی شامل ہے اس میں. پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹیسائڈ کا ڈپارٹمنٹ شامل ہے. سو بنیادی طور پر اس میں جو چیدہ باتیں میں بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ورائٹیز نہیں آ گئی ہیں. جنوری 28 کو 15 ورائٹی پنجاب سیڈ کونسل نے, اور اس میں ان ورائٹیز کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ والوں کو کہ ان کی پروڈکشن ٹیکنالوجی کیا ہے, ان کے بارے میں آگاہی دینا. پھر ہم نے کہا ہے کہ آپ پیسٹ پریشر بہت زیادہ آ رہا ہے, اس کے متعلق ہم نے آئی پی ایم پروگرام بنا. آپ کہہ رہے ہیں نا تھا کہ وہ جناب پہلے تو آگاہی نہیں تھی, آپ کے کیوں آپ کر رہے ہیں, تو کیا کہ کسان کو پتہ نہیں تھا. بھائی پیسٹ پریشر تو نہیں تھا. اب 15 صبے تو اس وقت نہیں کرتے تھے جب 1 کروڑ 21 لاکھ ہم نے پنجاب کی پیداوار لیا اور 1 کروڑ 48 لاکھ ہماری پاکستان کی پیداوار آئی. تو یہ صورتحال نہیں تھی, کیونکہ میں 1991 سے ایسی صورتحال 2-3 سالوں سے, اور خاص طور پر اس سال جو صورتحال پیدا ہوئی, یہ ایسی صورتحال نہیں تھی قطعی طور پر. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز ہے, جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے, میں بیمار ہوتا ہوں, تو میں ہیومن ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں فوری طور پر اپنا علاج, اور میں اس کی طرف دیکھتا ہوں کہ یہ میرا علاج کرے گا. کپاس بیمار ہوئی ہے تو کاشتکار ڈاکٹر صغیر کی جانب اور اس طرح کے جو بہت سارے اور ڈاکٹر صغیر ہیں ان کی جانب دیکھتا رہا پچھلے 10 سال میں, لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکے کوئی اچھی ورائٹی دینے میں. ظاہری بات ہے موسم کا بھی ایفیکٹ ہے, لیکن جتنا ورائٹی کا رول تھا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ 48 لاکھ بیل میں ورائٹی کا بھی کردار تھا, تو اب وہ ورائٹی کا کردار نہیں رہا. بالکل بات صحیح ہے. آپ اب 10 سال کی بات آپ دیکھیں نا, 2011 سے لے کر 2011-14 تک ہم یہ 886 تھی, وہ ورائٹی ہماری تھی. اب یہ کہتے ہیں کچھ نہیں کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہتا ہوں کہ یہ تو 10 سال کا ڈیٹا میں یہاں دکھاتا ہوں کہ ہماری 23-24 من 25 من اور 1 کروڑ 21 لاکھ 11-12 میں ہماری ورائٹی تھی. وہ اس وقت ڈومیننٹ MNH 886 تھی. تو اس کے بعد جو کلائمیٹ چینج ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج ہے یا جو تبدیلیاں آئی ہیں, آپ پینک بولم ٹیکنالوجی آپ کی پرانی ہے. میں نے ان سے کہا, پرائم منسٹر صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ سر آپ 3 باتیں کر لیں, ایک ٹیکنالوجی کا کر لیں, ایک سیڈ کوالٹی کو امپروو کر لیں, اور آپ پرائس کی سٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو یہ 3 کام کر لیں گے تو ہماری پیداوار جو ہے, اب 2 کام تو ہے نا ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ تو ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, لیکن پرائس کی بھی بات ہو رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک سٹیبل پرائس ہوگا. اس وقت آپ دیکھیں نا 2010 میں کہاں تک گئی, 8000 فٹی تک گئی, 8000 فٹی بھی کی. اب آپ یہ تھے کہ روئی کا ریٹ ہمارا جو ہے نا آج اب تو ریٹ 12,000-13,000 ہے, لیکن جو سیزن گزرا ہے اس میں تو ہمارا روئی کا ریٹ فٹی کا ریٹ جو ہے نا وہ ہمارا 3200 سے 5500. تو سٹیبلٹی نہیں ہے. اب آپ گندم کی بات دیکھ رہے ہیں, گندم ہماری پیداوار ہماری پوری نہیں ہوتی تھی, جو ہی ریٹ اس کا اناؤنس کیا ہے وہ ہو جائے. آئل سیڈ ہے 5,000 سبسڈی, آئل سیڈ کا جناب وہ ایریا بھی بڑھ گیا ہے اور اس کے بعد پروڈکشن بھی بڑھ گیا ہے. لیکن دیکھیں سر, گندم میں بھی ورائٹی کا تو اہم کردار ہے. ورائٹیز نئی آئی ہیں, رسٹ فری ورائٹیز آئی ہیں یا رسٹ کو برداشت کرنے والی آئی ہیں, تو اس صورت میں گندم بھی زیادہ ہو گئی ہے. لیکن کپاس میں جب تک آپ چاہے اس کا 10,000 روپے من ریٹ کر دیں, لیکن اگر ہو ہی کوئی 3 من 4 من وہ پورے ایکڑ سے, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ریٹ اس میں وہ کرے گا جب تک ورائٹی کو اتنی سٹرونگ نہ ہو کہ جو موسمیاتی تبدیلی کو بھی برداشت کرے, خاص طور پر وائٹ فلائی اور پنک بول ورم کو جو برداشت کرے. کب تک کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ یہ جو آپ ورائٹیز پاس ہوئی ہیں نا, منظور ہوئی ہیں جو 2021 کے بعد جنوری 28 کو, اس میں ہماری جو ہے کاٹن 4 ورائٹی ہیں. 1016 ہے, 20 ہے, 26 اور 35 ہے, اور سپر کاٹن فیصل آباد سے ہے اور 490 ہے. سو 6 ورائٹیز ہیں. لیکن اس میں اگر میں کہوں کہ پانی کی جو سفید مکھی کے حوالے سے تو 1020 بہت اچھی ہے. یہ شارٹ ڈیوریشن ہے, جلدی پکنے والی ہے, ہیٹ کو برداشت کر, کیونکہ دیکھیں نا شیڈنگ ہو رہی ہے, کسان یہ کہتے ہیں چلے اور تو مسائل اپنی جگہ, آپ ایسی ورائٹی تو دے دیں جو
آپ کی ہیٹ کو یعنی گرمی کو برداشت، تو یہ گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. وائٹ فلائی کو ٹالریٹ کرتی ہے. جب اگست یا دسمبر میں پریشر زیادہ آتا ہے تو 10-20 اور اس کے برعکس جو 16 ہے پانی کی کمی جو ہے نا وہاں چھوٹا پتا ہے. ان دونوں کا چھوٹا پتا ہے، لیکن 1035 ہے اس کا ذرا بڑا پتا ہے. یہ جو پانی کی کمی ہے اس کے مقابلے میں ان حالات میں جو ہے کم ان پٹ، کیونکہ کھاد آپ کو پتہ بڑی مہنگی ہو گئی ہے. آپ 1035 کو کوئی کھاد سے یوریا آپ ڈالیں اگست میں جا کے ڈالیں، 2 بوریاں ڈالیں اور پانی جو نارمل لگائیں تو آپ اچھی پیداوار جو دوسرے کی نسبت اچھی پیداوار لے سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا آخر میں کہ ان چاروں ورائٹیز میں سے کون سی ایسی ورائٹی جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ ملک میں ایک دفعہ پھر کاٹن کو واپس لے کر آئے گی؟ جی 1020 ہے، یہ سسٹین کرے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ انقلاب تو بہت بڑی بات ہے نا. انقلاب اس وقت آئے گا جب ہم ایسی ورائٹی بنائیں گے جس میں سفید مکھی کو ٹالریٹ کرنے کی ٹالرنس ہوگی. پنک بال ایک اچھی خبر ہے کہ پنک بال وام والا جو گلابی سنڈا وہ تو ہم نے ایسی ریزسٹنٹ ورائٹی بنا لی ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ سفید مکھی جو مین ایشو ہے ہمارا تو اس میں ہیٹ کا ایشو ہے، تو اس کو ہم یہ دونوں کریکٹر کریں. سفید مکھی کا حل IPM کے تھرو آئے گا، انٹیگریٹ پیسٹ، جو کہ کاٹن کیلنڈر آپ نے بھی تو دیکھنا ثاقب علی عطیہ صاحب ہمارے سیکٹری جو ہیں ساؤتھ، ان کی نگرانی میں ہم نے بنایا اور یہ پروگرام چلے گا تو انشاءاللہ کپاس ہماری ریوائیو ضرور ہوگی. کتنے سال لگ جائیں گے ریوائیول میں سر؟ میرے خیال 2 سال لگیں گے اس کو ریوائیو، 2 سال. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صغیر صاحب آج بہاولپور آئے تھے اور ہم نے انہیں یہیں ان سے جو ہے وہ ٹائم لیا. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ 10-20 ورائٹی بہت زیادہ پر امید ہیں کہ سسٹین کرے گی، رزلٹ اس کے بہتر ہوئیں گے. 10-26 جو ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی اچھی آ رہا ہے اور اسی طرح 10-35 جو ہے اس کے حوالے سے بھی اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جب تک اچھی ورائٹیز اور وہ کوئی اچھا پرفارم نہیں کرتی اور کاشتکار کی جیب میں کچھ 4 پیسے نہیں آتے، اس کے پاس اچھی پیداوار نہیں آتی، اس وقت تک کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. یہاں پر لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بات کر رہے ہیں آج کاٹن کے ریفریشر کورس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ اوورآل چیزیں، کاٹن کی ورائٹیز، پچھلے دفعہ کپاس کے ساتھ کیا ہوا، اس دفعہ کیا ہونے جا رہا ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم سب سے اہم بات یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے پلانٹ پروٹیکشن کا، اگر ہم اس کی بات کریں اور پیسٹی سائیڈ کنٹرول کے حوالے سے، تو جو ہماری کپاس کی گزشتہ فصل تھی اس کے اوپر پیسٹی سائیڈ کا استعمال کتنا ہوا، کتنے کنٹرول ہوئے بیماریاں، اور آئندہ سال کاشتکاروں نے کیا کرنا ہے. اور اس وقت جو آف سیزن مینجمنٹ ہے، گلابی سنڈی سے سپرے کر کے کتنا بچنا ہے اور اس سے پہلے سپرے سے پہلے کون سی سٹیج ہے کہ آپ اس کو گلابی سنڈی کہاں پر ہوگی اور اس کو کیسے آپ نے ختم کرنا ہے. تو پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ملک نجم الحسن صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹی سائیڈ بہاولپور ڈویژن. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ فرمائیے گا آج آپ کا جو ریفریشر کورس ہے بیسیکلی اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں؟ آج کا یہ جو پروگرام تھا یہ ایک ریفریشر کورس تھا خصوصاً کپاس کے حوالے سے. تو اس میں جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جو کاٹن پروٹیکشن ٹیکنالوجی ہے، اس میں ویرائٹیز کی بات ہے، اس کے زمین کی تیاری کے بابت بات ہوئی ہے، اور باقی جو ہے IPM انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے. آنے والے وقت کے لیے جو تیاری ذمہ نے کرنی ہے اور محکمہ زراعت نے جو مل کے ہم نے یہ کاوشیں کرنی ہے، اس کو آج یہ پروگرام اسی حوالے سے تھا. اچھا سر، ایک چیز جب ہم پیسٹ کنٹرول کی بات کرتے ہیں، انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت جو ٹائم چل رہا ہے سب سے اہم چیز آپ کاشتکاروں کے لیے پنک بول ورم کے حوالے سے کیا چیز چل رہی ہے؟ پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ سیکرٹری زراعت جناب ثاقب علی عطیہ صاحب نے ایک ویٹ کیلنڈر ایشو کی تھا. سملرلی اس سال کاٹن کیلنڈر ایشو ہوا ہے، جس پہ جتنے بھی ایگریکلچر ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں سارے اس پر عمل درآمد کروا رہے ہیں. ابھی جو یہ گلابی سنڈی کی آپ نے بات کی ہے، اس میں اسی عین کیلنڈر کے مطابق ذمہ داروں کو ہدایات دی جا رہی ہیں. خصوصی طور پر اس وقت آف سیزن مینجمنٹ جو کمپین ہے وہ سٹارٹ ہے. اس میں ذمہ داروں کو یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ جیسے پچھلے سالوں میں انہوں نے اپنے چھڑیوں کو الٹا پلٹا کے رکھنا ہے اس کو رکھیں. اس سال جو ہے ہم یہ تمام ذمہ داروں سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ چھڑیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ٹینڈے ہیں، کھوکھڑی ہے، بند ٹینڈا ہے، اس کو اتار لیں. بے شک لکڑیوں کو چھڑیوں کو رہنے دیں، لیکن ٹینڈے جو ہے ان کو صاف کر کے جلا دیں. اچھا،
अच्छा सर, पिछले दफ़ा हमने भी ये देखा था और आपके साथ फील्ड के अंदर भी गए थे कि लोगों के पास जो छड़ियाँ हैं वो पूरा साल का ईंधन जो है वो उसके अंदर होता है और वो इस तरह से उनको रखते हैं। आपको लगता है कि अब काश्तकारों को ऐसी तरतीब बनानी चाहिए कि जब वो छुट्टियाँ कपास से लेकर फील्ड से लेकर घर आ रहे हों तो उसमें ही उसको इंश्योर कर लें कि उसके साथ कोई भी टिंडा जो है वो लगा हुआ ना हो। अगर जब उसको उठा के, ज़ाहिर बात है, जब ट्राली या रेडियो पर लेकर आते हैं फिर उसको उतारते हैं, फिर घर की किसी मखसूस जगह पे उसको रख रहे होते हैं, तो उस वक्त अगर ये मैनेजमेंट करें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं जी है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसमें थोड़ी सी ना, ये जो पिछला 2 साल गुजरे हैं, 18, 19 और 20 में, हमने तो खैर इसमें ये सारे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। 18-19 में इससे बड़ा सारा काम हुआ है और शायद आपने पिछले साल देखा हो तो बहावलपुर डिवीज़न में गुलाबी सुंडी का जो हमला था काफ़ी हद तक कम था। ये सब जो है कोशिशें ज़िम्मेदारों की, डिपार्टमेंट की, ये मुश्तरका कोशिशें थी और उसका अच्छा खासा रिजल्ट आया है। और ये कैंपेन असल में नवंबर से स्टार्ट हुई थी ऑफ सीजन मैनेजमेंट के हवाले से कि ज़िम्मेदार अपनी छड़ियों को जब ये काट रहे थे उनको उस वक्त बताया जा रहा था कि अपनी छड़ियों को अमूदन खड़ा करें ताकि इस गर्मी के मौसम में जो उसके अंदर जो गुलाबी सुंडी मौजूद है, उसके लार्वी मौजूद है, वो प्यूपा बने और फिर परवाना बन के वो जो जिसकी ज़िंदगी जो है 5 दिन से ज़्यादा नहीं है उससे में उसकी डेथ हो जाए। इसमें ज़िम्मेदारों ने काफ़ी सारी कोशिशें की हैं, लेकिन इसमें अभी बड़ा सारा काम करने की ज़रूरत है। तमाम ज़िम्मेदार, काश्तकार और जितने भी लोग इस कॉटन बेल्ट के लोग हैं, सब जब तक मिलकर कोशिशें नहीं करेंगे गुलाबी सुंडी से छुटकारा मुमकिन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और सर, सबसे अहम है कि जब आप फसल काश्त कर रहे हैं और कॉटन बड़ा मेजर क्रॉप है पाकिस्तान का, पेस्ट कंट्रोल के लिए हमारे जो काश्तकार हैं जब वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि बस वो अंधाधुंध कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कितना अहम है और ख़ास तौर पर उसकी ऑब्जर्वेशन कितनी ज़रूरी है फील्ड की, और फील्ड का जायज़ा काश्तकार की जानिब से वो कितना ज़रूरी है, और उसके बाद जो राब्ता कारी है महकमे के साथ काश्तकार की वो कितना अहम किरदार अदा करती है? जी, पेस्ट वार्निंग जो है इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहा है तमाम कीड़ों की, ऑफ सीज़न मैनेजमेंट में भी, और जब ये कपास की फसल काश्त होगी उस वक्त भी ये बाकायदा उसकी हर मौज़ा पे, हर यूनिट काउंसिल पे इसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है। जैसे ही किसी भी कीड़े का मुआशी हाथ जो है वो ETL की तरफ बढ़ना शुरू होती है तो ये हम इसकी जो रिपोर्ट है महकमा ज़राअत तौसीक़ को भी देते हैं, बाकी जो रिसर्च के इदारे हैं उनको भी जारी होती है। तो सबसे जो अहम बात है, जब तक ज़िम्मेदार ख़ुद अपनी फसल की तरफ तवज्जो नहीं देगा उस हर जगह पे महकमे का पहुंचना बहुत मुश्किल है। जब तक काश्तकार ख़ुद तवज्जो नहीं करेगा पेस्ट को इस तरह कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब तमाम ज़िम्मेदार जितने भी माशाल्लाह काफ़ी सारे इल्म आ गए इनके पास, ज़रूरत इस अमर की है कि उसकी बर वक्त जब निशानदेही हो जाए, ये चूँकि सब्ज़ तेल है या सफ़ेद मक्खी है, ये आस्ते आस्ते बढ़ती है। ये नहीं है कि एक रात में ये अब उठेंगे तो सुबह वाइट फ्लाई होगी या जेसड होगा। इसमें सारे ज़िम्मेदार अपने खेत का बाकायदा मुआयना करें, पेस्ट स्काउटिंग करें और महकमा ज़राअत से रब्ता में रहें ताकि उसका बर वक्त और मुनासिब उसको जो कंट्रोल करने का तरीक़ाकार है वो बताया जा सके। अच्छा सर, ये आप समझते हैं कि जैसे, अच्छा नाज़रीन, जैसे अभी नजमुल हसन मलिक साहब कह रहे हैं कि सबसे अहम किरदार जो है वो हमारे काश्तकार का है, कि गुज़ारी बात है कि उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेक के ऊपर पूरी की पूरी क्रॉप, उसके पूरे साल की आमदनी, उसके पूरे साल का ख़र्चा जो है और आमदनी जो है वो इसी फसल के ऊपर, कोई भी फसल हो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो उसको ख़ुद से जो है वो आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना होगा और महकमे के साथ जो है वो जुड़ के रहना होगा। अच्छा सर, एक और चीज़ कि ज़ाहिर बात है हमारा काश्तकार फील्ड में इतना घुपा होता है और आपका अमला जो है जैसे आप बता रहे हैं कि मौज़े की सतह पे और यूनियन कौंसिल की सतह पे भी जा रहा होता है, तो आपको लगता है कि जो डेमो है वो बड़ा, वो कहते हैं ना कि सीइंग इज़ बिलीविंग, कि 1000 अल्फाज से एक तस्वीर जो है वो ज़्यादा कशिश रखती है। तो कोई ऐसा भी कोई मैकेनिज़्म है आपके डिपार्टमेंट का कि जिस तरह की कोई पेस्ट मैनेजमेंट की कोई प्रैक्टिसेस हैं वो वहीं पर जाकर फील्ड में की जाएं, मौज़े के ज़्यादातर काश्तकारों को, बस्तियों के लोगों को, काश्तकारों को बुलाया जाए कि भाई इस तरह से मैनेज करना है, इस तरह से ऑब्जर्वेशन करनी है, इस तरह से पत्ते चेक करने हैं? क्या आपको लगता है कि वो भी एक यूज़फुल टूल हो सकता है? जी बिल्कुल, पेस्ट वार्निंग के हर ऑफिसर जहाँ जो चूँकि तहसील लेवल पे हमारा एक ऑफिसर है और हर तहसील में 2 IPM प्लाट्स हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्लाट्स लगाए हुए हैं 12.5 एकड़ के और 25 एकड़ के। उसमें पिछले जो साल 2020 की हम बात कर रहे हैं, जनाब सेक्रेटरी साहब ख़ुद भी उन IPM फार्म के विज़िट किए हैं और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पैदावार आई है।
تو وہاں پہ جب یہ آئی پی ایم ٹیکنیکس اپلائی کی جا رہی ہوتی ہیں تو اس میں وہاں جب یہ فصل کا اینڈ ہوتا ہے کاٹن ہے یا بیٹ ہے تو اس میں جتنے بھی اس کے علاقے کے ذمہ دار ہیں اس کے ساتھ ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے, ان کو یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ طریقہ کار اپنائیں گے تو انشاءاللہ ان کی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے. پیداوار میں اضافہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایسی ہی ہے, ممکن ہے. اچھا ایک چیز اور بھی پیسٹ کنٹرول کے حوالے سے کہ موسم جو ہے وہ کتنا افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے کتنی جانکاری ضروری ہے. اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر کاشتکار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم پیسٹی سائڈ بار بار استعمال کر رہے ہیں لیکن مطلوبہ پیسٹ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مینجمنٹ کا ایشو ہوتا ہے, موسم کا ایشو ہوتا ہے, یا جو کوئی ریکمینڈڈ ڈوزز ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی, کیا ایشوز رہ جاتے ہیں؟ دیکھیں جی اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے. ہر سال ڈفرینٹ سال ہے. اگر اس کو ہم کمپیئر کریں پچھلے سالوں سے تو مختلف سال ہوتا ہے. گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹس کی اپنی کوششیں جاری رہتی ہیں. اس میں ہم نے جو یہ موسمیاتی تبدیلی ہے اس کا بڑا سارا رول ہے. اگر یہ ذمہ دار اس کو ایز سچ جیسے ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے ویسے اپنائیں گے تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ بہتر پیداوار ہوگی. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آج کے جو آپ کی ٹریننگ ہوئی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ چیزیں ذرا مزید آپ کا جتنا بھی فیلڈ سٹاف بھی یہاں پر تحصیل سطح کا یہاں پر بھی تھے, اس میں بھی کوئی پیسٹ کنٹرول کے حوالے سے, کیونکہ ہم جب ڈاکٹر صغیر صاحب سے یا جتنے بریڈرز ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ اس کی پیسٹ مینجمنٹ اگر کر لی جائے تو اتنے زیادہ پیسٹی سائڈز کی جو ہے زرعی ادویات کی ضرورت جو ہے وہ پھر نہیں پڑتی, تو اس سے اور بھی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہوئیں گی؟ اس میں دیکھیں جی 40% جو رول ہے وہ ویرائٹی کا ہے. 20% آج کل جو نظر آ رہا ہے ہمیں موسمیاتی تبدیلی. ابھی گندم کی فصل کی دیکھ لیں کہ ہم نے الحمدللہ ٹائم پہ سوئیں گے, سارے جو پروسیجر اڈاپٹ کرنے تھے وہ ہم نے کر لیے. لیکن یہ موسمیاتی تبدیلی نے ہماری فصل کو, جیسے کپاس میں ہماری بالکل پیک فصل بالکل تیار تھی, اس میں یہ جو پیداوار میں کمی ہوئی ہے یہ بھی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ بہتر رزلٹ آئے گا. جیسے نجم الحسن ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ بیسک چیز تو ہے کہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ بھی متاثر کر رہی ہے. خاص طور پر جو اگر ہم گندم کپاس کے بیج کی بات کریں تو وہ بھی ایک اہم اور بنیادی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن کاشتکار کی جو مینجمنٹ ہے, ٹائم کے اوپر چیزوں کو سنبھالنا, ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کاشتکار جو ہے وہ اپنی لاکھوں روپے کی اور کروڑوں روپے کی فصل کے لیے وہ اس طرح سے ٹچی نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ کچھ بڑا مسئلہ بھی ہو جائے تو وہ فوری طور پر اس کے لیے محکمہ زراعت کے پاس جا رہا ہو یا محکمہ زراعت کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس جا رہا ہو اور ان کے ساتھ مسلسل لائزان میں ہو کہ میری کراپ کی کیا صورت حال ہے اور اب اس کے اوپر کیا کرنا ہے. یہاں پر وقت تو ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. آج بات کر رہے ہیں جہاں پر کپاس کے حوالے سے, پیسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, وہاں اب ذرا جو ایکسٹینشن سروسز ہیں تمام کراپس کی اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. گندم کی جو موجودہ فصل ہے اور جو گزشتہ دنوں بارشیں ہوئیں اس کے کیا اثرات اس کے اوپر مرتب ہوئے, اور پیداوار خاص طور پر بہاولپور ہمیشہ سے کپاس کی بات کریں یا گندم کی بات کریں تو بہاولپور ان اضلاع میں اس کا شمار ہوتا ہے جن میں بہت اچھی پروڈکشن جو ہوتی ہے. تو پروگرام کے اسی سے میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن بہاولپور ڈویژن جناب جمشید سندھو صاحب. ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم کاٹن پہ بات کریں کہ جو پہلے ہم کر چکے ہیں, اور لیکن ہم چاہیں گے کہ پہلے ہم کر لیں گندم کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ فرمائیے گا کہ کیا حالات ہیں اس وقت گندم کے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ سال بھی بہاولپور جو ہے وہ گندم کے فیلڈ میں بہت زیادہ آگے تھا اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ ترتیب ہے. اس دفعہ جو خاص طور پر بارشیں ہوئی ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہے گندم کے, اور اس وقت کراپ کی کنڈیشن کیا ہے؟ بہاولپور ڈویژن جو ہے یہ پنجاب میں سب سے زیادہ گندم کی پیداوار میں بھی یہ لیڈنگ ہے, کپاس کے ایریے میں بھی اور فی ایکڑ پیداوار میں بھی ہم لیڈنگ ہیں, شوگر کین میں بھی ہم لیڈنگ ہیں. یہ ڈویژن جو ہے یہ تینوں فصلوں میں لیڈ کرتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں گندم کی, تو گندم ہمارے پاس اس سال جو ایریا کاشت ہے ہمارا کاشتہ رقبہ تک 25 لاکھ ایکڑ سے زیادہ ہے. اس میں پھر ہم اس ڈویژن کو اپنی کاشت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اگیتی کاشت, ایک کو کرتے ہیں پچھیتی. جو ہم 15 نومبر تک یا نومبر کی کاشت ہے نا, اسے ہم اگیتی کاشت میں تصور کرتے ہیں.
तो हमारे पास तकरीबन 80% काश्त जो है, बल्कि +80 जो है वो हमारे पास अगेती काश्त है। आपको याद होगा पिछले साल कपास का बहरान था तो कपास जल्दी टर्मिनेट हो गई थी, इसलिए लोगों ने गंदम रेट भी अच्छा था, लोगों ने गंदम जल्दी काश्त की। अब ये जो पिछली रात बहरान आया है बारिश का, आंधी का और जालाबारी का, इसमें भी हमारी खुशनसीबी है कि बहावलपुर डिवीज़न इस आफत से भी कदरे बचा रहा है। रहीम यार खां में हमारे एक तहसील में 3 जगह पे जालाबारी हुई है। वो छोटी सी एक स्ट्रिप है जिसमें तकरीबन 300 एकड़ के करीब रकबा जो है वो इसकी ज़द में आया है, और जहाँ जालाबारी होती है वो तकरीबन फसल ख़राब हो जाती है, उसमें से निकलता नहीं है। उसे अगर हम कह दें कि वो 100% डैमेज हो जाती है तो इस तरह का ही होता है फिक्र उसका। बाकी जो बारिश की वजह से लॉस आया है, हमारे पास जो अगेती काश्त थी उसने अपना मैच्योरिटी के नज़दीक है, वो उसमें ये तो प्रॉब्लम आया कि वो फसल जो है वो गिर गई है, गिरने से मतलब लॉज कर गई है। लॉज करने से उसकी हार्वेस्टिंग लॉसेस आएंगे, लेकिन दाने में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी 20% के करीब लेट काश्त थी, जो अभी ग्रीन थी फसल थोड़ी सी, जिन एरिया में वो ग्रीन फसल जो है उसकी लॉजिंग हुई है, ये वो गिर गई है बारिश और हवा की वजह से, उसमें गंदम का लॉस आएगा। और वो लॉस हम समझते हैं कि शायद 3, 4, 5 मन तक भी हो सकता है फी एकड़। लेकिन ये उस स्पेसिफिक उस पोर्शन की बात करते हैं। अगर 1 एकड़ में 1 कनाल नीचे गिरी है तो वो उस 1 कनाल में लॉस आएगा, बाकी जो एरिया है वो अपनी पैदावार पूरी देगा। और इस साल हमारी बम्पर क्रॉप है, बहुत अच्छी क्रॉप जा रही थी, सिर्फ ये बारिश वाला पहला स्ट्रेस आया है। अल्लाह तबारक ताला ने अगर आइंदा कोई मज़ीद अगले हफ्ते तक कोई दोबारा इस तरह का बहरान नहीं आता तो हम इंशाअल्लाह ताला अपनी रवायत को कायम रखेंगे और हमारी डिवीज़न की फ़ी एकड़ पैदावार जो है पिछले साल की तरह इंशाअल्लाह ताला पंजाब में लीडिंग होगी। अच्छा सर, एक चीज़ और जो है वो मैं पूछना चाहूँगा कि इस वक्त हम सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ पेस्टिसाइड कंपनियों के, फर्टिलाइज़र कंपनियों के पेजेस बने हुए हैं, तो उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि जी आप इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट, अगर कहीं लॉजिंग हो गई है तो इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट इस्तेमाल करें वो ठीक हो जाएगी, आप इसमें यूरिया का इस्तेमाल करें वो ठीक हो जाएगी। कुछ ग्रुपों पे मैं पढ़ रहा था कि उसमें जी आप पेस्टिसाइड का, कोई मखसूस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें तो उससे जो लॉजिंग वाली है वो खड़ी हो जाएगी फसल। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा आगाही दीजिएगा। बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन अगर कोई इस तरह का कर रहा है। एक होती है क्रॉप की टिल्टिंग, कि वो थोड़ा सा उसमें झुकाव आ गया है, वो झुकाव नेचुरली दोबारा वापस आ जाएगा। और जो क्रॉप गिर गई है उसका अब कोई हल नहीं है, उस पर ना कोई स्प्रे रिकमेंड करते हैं हम, ना कोई खाद रिकमेंड करते हैं। इस टाइम वो अपने मैच्योरिटी के करीब है, ऑलरेडी वो मैच्योर हो चुकी है क्रॉप, उसने ज़मीन से अब कुछ नहीं लेना। उस टाइम के जो अंदर खुराक होती है, लीफ में होती है, उसने उसी के साथ मैच्योर हो जाए। इस स्टेज पे किसी किस्म की कोई दवाई, कोई सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई, कोई सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जो सिंधु साहब ने अभी ये बात की है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, तो हमें बहुत सारे काश्तकारों की जानिब से भी ये सुनने को मिला कि जी ऐसी हैं, कोई ऐसा कर लें तो क्या इससे जो गिर गई है गंदम, जो लॉजिंग हो गई है, तो उसका कोई नुकसान पूरा हो सकता है। तो वो सिंधु साहब ने बता दिया कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अच्छा सर, अब ज़रा आगे चलते हैं। जो डॉक्टर शकीर साहब मुल्तान से आए, यहाँ पर आप लोगों के साथ उनकी कम्युनिकेशन हुई, गपशप हुई, मैंने भी डॉक्टर शकीर साहब से बात की, ज़ाहिर बात है उनके साथ हमने वैराइटीज़ के हवाले से ज़रा बात की। तो जो हमारा ट्रेंड है गुज़श्ता साल कपास का, वो कैसा रहा, पेस्ट का अटैक कितना रहा पिछले सालों की निस्बत गुज़श्ता साल को अगर हम कंपेयर करें, और फिर इस दफ़ा जो है वो प्री मैनेजमेंट जो है किस तरह से की जा रही है। ख़ास तौर पर आप वो डिपार्टमेंट हैं जिनका काश्तकार के साथ सबसे ज़्यादा डायरेक्ट लाइजान होता है। 2019-20 के सीज़न में हमने कॉटन सोइंग से पहले हमने एक ऑफ सीज़न पिंक बोलवर्म मैनेजमेंट का प्रोग्राम चलाया था, क्योंकि उससे लास्ट ईयर हमारी क्रॉप जो है वो पिंक से बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी। तो अब जो लास्ट ईयर कॉटन थी, कॉटन का डैमेज होना एक अलग बात है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली पिंक बोलवर्म की। तो पिंक बोलवर्म अगर आप पिछले साल का डेटा लें, जो इस साल क्रॉप जो जिसकी अभी कॉटन स्टिक्स पड़ी हुई हैं, अगर आप उनका डेटा लेंगे तो उसमें पिंक बोलवर्म बहुत कम है। ये हमारी उस साबका कैंपेन का रिजल्ट्स था। इस साल भी हमने ऑफ सीज़न पिंक बोलवर्म मैनेजमेंट शुरू की है।
ताकि जो थोड़ा बहुत भी उसका पिंक का चांस है वो ख़त्म हो जाए। हम जिनिंग फैक्ट्रीज में हमने ऑलमोस्ट कचरा ख़त्म करवा दिया है, वो तमाम क्लियर हैं, जिनिंग फैक्ट्रीज भी क्लियर हैं। फेरोमोन ट्रैप्स जो हैं वो ज़िम्मेदारों के पास लगा रखे हैं ताकि अगर कहीं से कोई एमरजेंसी हो तो हमें पता चल जाए। और जितने भी ज़िम्मेदार हैं उन तमाम लोगों को हमने दरख्वास्त की थी। हमारी टीम्स रेगुलरली हर विलेज में प्रोग्राम भी कर रही है, बल्कि प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेट भी करती है कि जो हमारे पास कॉटन स्टिक्स पड़ी हैं उनमें हमें इतराज़ कॉटन स्टिक पे नहीं है, हमें इतराज़ है कॉटन स्टिक के साथ जो कपास लगी होती है और जिसमें बनोला होता है, उस बनोले में पिंक बोलवर्म होती है। तो उसको जब हम उसका उलट पुलट करते हैं, अब जो धूप निकलती है तो उसका परवाना इस सीज़न में जो निकलता है वो परवाना ख़त्म हो जाता है, उसे सुसाइडल कहते हैं, वो फिर अगली फसल तक नहीं जाता। ये तो है हमारी साबका कैंपेन। आज का जो सेशन था, आज का सेशन में एक तो हमने ये ऑफ सीज़न पिंक बोलवर्म मैनेजमेंट जो है इसको हमने दोबारा फाइन ट्यून किया, और नेक्स्ट ईयर जो अब हमारी कॉटन लगनी है उसकी हमने एक ट्रेनिंग सेशन रखा था जिसमें हमने उसकी कॉटन कैलेंडर को डिस्कस किया, और उसमें जो आने वाली फसल की तमाम टेक्नोलॉजी है और जो नई वैरायटीज़ आई हैं और तमाम वैरायटीज़ के करैक्टर्स जो हैं वो तमाम डिस्कस किए गए। डॉक्टर सगीर साहब तशरीफ़ लाए थे, हमारी डिवीज़न के तमाम असिस्टेंट डायरेक्टर साहबान और पेस्ट वार्निंग के भी तहसील इंचार्ज इस ट्रेनिंग में शामिल थे। ट्रेनिंग का मतलब एक तो इल्म हासिल करना होता है, दूसरा थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाता है तमाम चीज़ें। हम इस जज्बे के साथ जा रहे हैं आइंदा सीज़न के लिए कि इंशाअल्लाह ताला हम कॉटन को ज़िम्मेदार को मुतमईन कर रहे हैं कि वो कॉटन लगाए। और उस पर हमने जो पेस्ट जो आपने सवाल किया था कि पेस्ट का, तो पेस्ट में हम इस दफ़ा IPM को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ज़िम्मेदार बेजा स्प्रे ना करे। ज़िम्मेदार को दो चीज़ों से मना कर रहे हैं कि एक तो वो पहला स्प्रे अव्वल तो वो डिले करे, और जब स्प्रे करना पड़ता है तो उसने वो स्प्रे सेलेक्ट करना है जो हमारे प्रीडेटर्स, जो हमारे दोस्त कीड़े हैं, वो उनको नुकसान ना पहुंचाए। जिस जगह पे भी कोई ज़िम्मेदार अगर गलती से या वो डीलर के कहने पे वो स्प्रे कर देते हैं जिससे प्रीडेटर्स या दोस्त कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, तो उसकी ओर स्प्रे करने का ज़्यादा लॉस आता है कि उसके पास तमाम सीज़न वो कीड़ों की आमाजगाही रह जाता है फील्ड, वो उस पर से कंट्रोल नहीं होता। तो हम ज़िम्मेदारों को दरख्वास्त कर रहे हैं कि एक तो स्प्रे लेट करें पहले स्प्रे, दूसरा वो पहले स्प्रे में जो हमारे सॉफ्ट पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल करें, और जिस चीज़ के लिए जो दवाई है सिर्फ वही स्प्रे की जाए। जो हमने टैंक मिक्स ज़्यादा शुरू कर दिया, 3 दवाई 4 दवाइयाँ 5 दवाइयाँ मिक्स करना, ये ख़तरनाक है। इससे हर सूरत ज़िम्मेदार को चाहिए कि परहेज़ करे। वो हमारे एक्सटेंशन सर्विस के एजेंट्स हर जगह पे मौजूद हैं, हमारे ऑफिस भी हर मरकज़ लेवल पे मौजूद हैं। अगर किसी बंदे के पास हमारा बंदा नहीं भी पहुंच सकता तो ज़िम्मेदार को चाहिए कि वो हमारे ऑफिस तक आ जाए, वहाँ से रहनुमाई ले, और प्रॉपर कीड़ा को डायग्नोस करने के बाद उसकी प्रॉपर पेस्टिसाइड और प्रॉपर डोज और असल जो उसका स्प्रे का टाइम है, जैसे सफ़ेद मक्खी को अगर हम मॉर्निंग टाइम में सुबह स्प्रे करेंगे तो उसका असर होगा। अगर हम सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़ स्प्रे को दोपहर में करते हैं तो दुनिया का कोई भी स्प्रे आप करके देख लें उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। अच्छा सर, एक चीज़ और जो है ये भी बड़ी अहम है कि वक्त काश्त, इस दफ़ा हम देख रहे हैं, आखिर में सिर्फ यही पूछूंगा कि वक्त काश्त कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी ज़मीन खाली थी तो उन्होंने मार्च में ही अपनी कॉटन जो है उसकी काश्त शुरू कर दी है। क्या जो मार्च की काश्त होती है क्या वो फिर आने वाली जो रेगुलर हमारी काश्त है उसके ऊपर कोई असरात मुरतब करती है पेस्ट के हवाले से? और ये भी होता है कि जब आप ज़्यादा जल्दी काश्त कर लें तो उसके ऊपर पेस्ट अटैक जो है वो कम होगा, ज़्यादा होगा, और सही मुनासिब वक्त की भी निशानदेही कर दीजिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। हम हरगज़ मना करते हैं फरवरी मार्च की काश्त को। कॉटन की काश्त जो है वो अप्रैल से शुरू करनी चाहिए। अप्रैल से पहले की काश्त जो है वो, जैसे आपने फरमाया कि वो जो दूसरे कीड़े मकोड़े हैं वो उस पर शिफ्ट हो जाते हैं, वो उन कीड़ों की आमाजगाह बन जाती है। अगरचे कुछ लोग हैं, ये एक तो ये बहुत कम रेशो है
बहुत चंद सैकड़ा एकड़ होते हैं जो लोग फरवरी में या मार्च में काश्त करते हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए नुकसानदेह। इसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं कि ज़िम्मेदारों को चाहिए कि वो ये प्रैक्टिस ना करें। हाँ, अप्रैल काश्त से सीज़न शुरू होता है, अप्रैल से काश्त शुरू करें। जैसे जैसे रकबे उनके खाली होते हैं, हमारे बहावलपुर डिवीज़न में देखें, हमारा पास जो कॉटन है वो ज़्यादातर आती है वीट के बाद। वीट के बाद अगर आती है तो वो तो अप्रैल में काश्त हो ही नहीं सकती। हमारा मार्च में और अप्रैल में बहुत थोड़ा सा रकबा आता है, तो मार्च का तो हम रिकमेंड नहीं करते। अप्रैल का हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि अगर उसके पास खाली ज़मीन है तो वो उसको अच्छी तरह तैयार करके उसकी काश्त करे, वो अच्छे रिज़ल्ट ले लेता है। लेकिन मेजर सोइंग जो हमारी डेट है वो हमारी आती है मई में। मैं अब ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त करूँगा कि एक तो ये अपनी गंदम की कटाई जो है ये कंबाइंड हार्वेस्टर से करवाएँ, ताकि इसके वो हार्वेस्टर जो तूड़ी भी बनाता है वो 10, 11, 12 हज़ार के करीब उसकी पर एकड़ कास्ट आ रही है। लेकिन अगर वो उसको कैलकुलेट करे थ्रेशर के ज़रिए काटने से, रीपर के ज़रिए, तो वो उसकी कास्ट उधर ही चले जाएगी। लेकिन इससे अगर वो कंबाइंड हार्वेस्टर से करेगा तो उसका टाइम भी बचत होगी, उसको तूड़ी की क्वालिटी भी बेहतर आएगी, ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। मैं ज़िम्मेदारों को दरख्वास्त करूँगा कि वो गंदम की कटाई जो ही सीज़न उसका आता है, धूप लगती है, क्रॉप मैच्योर होती है, कंबाइंड हार्वेस्टर से कटवाएं और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके वो कपास की काश्त करें। जितनी जल्दी हो सके कपास की काश्त करेंगे उतना ही बेहतर रिज़ल्ट होगा। और आखिर में मेरी एक दरख्वास्त और होगी कि तमाम ज़िम्मेदारों के पास अपने घर में, अपने डेरे पे और उनके पास खाली रकबा पड़ा होता है, उस पे जितने हो सके वो दरख्त भी लगाएं। ये ग्रीन एंड क्लीन कॉटन जो हमारा पाकिस्तान का कंसेप्ट है, इसमें हमारे पास बहुत सारी जगह पड़ी है डेरों पे। अगर आप भी देखें हर जगह पे ज़िम्मेदार के पास, तो अगर वो थोड़े एक एक दो दरख्त भी लगाते जाएं तो ये भी मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो ये काम भी करें। ये काम जो है वो भी करें। बहुत शुक्रिया जनाब जमशेद सिंधु साहब, डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर डिवीज़न। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतल अशारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।